प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल के तीसरे पाठ प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संरचना, तो जैसा बच्चों हमको मालूम है कि कक्षा 10वीं के भूगोल में हम दो देश के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत और ब्राज़ील। दोनों ही देश जो है यह एक विकासशील देश हैं और इन विकासशील देश में किस प्रकार से इनकी विस्तृत या किस प्रकार से अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, किस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो देखिए, हम आज जो है ब्राज़ील और भारत की प्राकृतिक संरचना पढ़ेंगे कि इनका नेचुरल स्ट्रक्चर क्या है और अपवाह तंत्र। बच्चों, अपवाह तंत्र क्या होता है इसे आपको समझ लेना है। अपवाह तंत्र मतलब होता है जो प्राकृतिक चीज़ें किसी एक दूसरे देश को या राज्य को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं, बांटती हैं, वह क्या होती हैं, अपवाह तंत्र कहलाते हैं। तो कुछ इसमें जो है जैसे नदी होते हैं, पहाड़ी होती हैं, यही क्या होती है, एक दूसरे देश की सीमा रेखा होती है या उसे अपवाह तंत्र कह लीजिए। नदियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, समुद्र होते हैं, एक दूसरे देश को विभाजित करते हैं, उनकी सीमा होती है, इसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो बच्चे देखिए, इसमें जो है भारत के प्राकृतिक भूगोल के बारे में बताया गया है कि भारत में किस प्रकार से जो है कहाँ कहाँ नदियाँ पाई जाती हैं, कहाँ से गुजरी हुई हैं या कहाँ से निकली हुई, कहाँ पे आई हुई हैं, या कौन सा राज्य कहाँ पाया जाता है, कौन सा मैदानी प्रदेश है, कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश है। इस मानचित्र में सब जो है भारत के मानचित्र में देखिए दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए चोटी की ऊंचाई दी गई है कि समुद्र सतह से कितनी ऊंचाई होती है, इस सूची में दर्शाया गया है। और इसी सूची के माध्यम से इसमें जो चित्र दर्शाए गए हैं उसका आप अंकन कर सकते हैं, उन्हें मालूम कर सकते हैं। और इसी मानचित्र के माध्यम से जो है बच्चों कुछ यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं। ये प्रश्न जो है आपको तैयार करना है। ये मानचित्र आप देखेंगे, समझेंगे और सूची समझेंगे तो आसानी के साथ इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं, एग्जाम में आते हैं मानचित्र में दर्शाने के लिए या मानचित्र को समझ कर के लिखने के लिए 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। दूसरे मानचित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा मानचित्र है ब्राज़ील का मानचित्र है। ब्राज़ील का मानचित्र में किस प्रकार से वहाँ की प्राकृतिक संरचना है या नदी या मरुस्थल प्रदेश जो है किस प्रकार से कहाँ तक फैले हुए हैं या किन महासागरों से या समुद्रों से घिरा हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। यहाँ के ब्राज़ील के प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है, झील के बारे में बताया गया, नदी के बारे में बताया गया है, पहाड़ों के बारे में बताया गया है, क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ देखिए सूची में जो है यहाँ पे दर्शाया गया है किस प्रकार से कलर के माध्यम से बताया गया है कि कौन सा ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, कितना ऊंचा है, कितना समुद्र सतह से गहरा है, ये सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। लास्ट में देखिए यहाँ दलदल प्रदेश युक्त इसका संकेत चिन्ह दिया गया है, उसे आपको समझ लेना है कि ब्राज़ील में किस क्षेत्र में, किस स्थान पे या किस राज्य में दलदल क्षेत्र देख पाए जाते हैं। भारत का भौगोलिक देखिए अंकन किया गया है, भौगोलिक स्पष्टीकरण। ठीक है, पहला दिया है हिमालय, दूसरा दिया है उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा प्रायद्वीप, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। इसके बारे में देखिए बच्चों, यहाँ सुंदर वन त्रिभुज प्रदेश की प्रतिमा दर्शाई गई है। चित्र आपको देखो बताया गया, दर्शाया गया है। इस चित्र को जो है आपको समझना है। ये त्रिभुज प्रदेश हैं जिसे डेल्टा कहा जाता है बच्चों। हिमालय पर्वत अर्वाचीन वलित पर्वत है, आपको 1 नंबर के लिए आता है। यह कौन सा पर्वत है, तो यह वलित पर्वत है। यह तजाकिस्तान के पामीर पठार से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। यह एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखला है।
भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो भारत में जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। भारत में, हाँ, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय में कोई एक पर्वत श्रेणी न होकर अनेक ऐसे पर्वत श्रेणियों का समावेश होता है। जैसे शिवालिक सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और सबसे नई पर्वत श्रेणी मानी जाती है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तर की ओर जाते समय लघु हिमालय, बृहद हिमालय यानी बड़ा हिमाद्री या हिमालय से परे पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। तो ये श्रेणियाँ क्रमशः नवीन से प्राचीन हैं, यानी कुछ नई है तो कभी कुछ क्या है, प्राचीन है, बहुत पुरानी। इन्हीं पर्वत श्रेणियों को पश्चिम हिमालय या मध्य हिमालय, जैसे कुमायूं का हिमालय कहा जाता है, या पूर्व हिमालय, इसम का हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिया है उत्तर भारतीय मैदान। यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिणी तलहटी में भारतीय प्रायद्वीप की उत्तर सीमा तक फैला हुआ है। वैसे वह पश्चिम की ओर राजस्थान, पंजाब से पूर्व में असम तक फैला हुआ है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला व समतल है। उत्तर भारतीय मैदानों को दो विभागों में बांटा जा सकता है। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग गंगा नदी का मैदानी प्रदेश, इसे गंगा के मैदान के रूप में पहचाना जाता है। इस मैदानी प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है। भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र या त्रिभुज प्रदेश बनता है। इसे डेल्टा कहते हैं। इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है। यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश है, यानी सबसे बड़ा डेल्टा जो है माना जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों आगे। अगला है उत्तरी भारतीय मैदान। पश्चिमी भाग जो है वह उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में। अगला है बच्चों प्रायद्वीप। प्रायद्वीप समझिए, उत्तर भारतीय मैदान प्रदेश दक्षिण की ओर फैला हुआ है। हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार यानी थोड़ा पतला हो जाता है। प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसमें अनेक बड़े छोटे पर्वत और पठार हैं। इसमें से उत्तर की ओर का अरावली सर्वाधिक प्राचीन वरित पर्वत है। इस भाग में समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला, मध्य भाग में विंध्य सतपुड़ा पर्वत और पश्चिम घाट एवं पूर्व घाट पर्वतीय प्रदेश है। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिएंगे बच्चों, इसको आपको इसको पढ़ करके तैयार करना है। आगे चलिए। तटीय प्रदेश। भारत को करीब जो है लगभग समुद्र तट जो पाया गया है, भारत को मिला है वह 7,500 किलोमीटर की लंबाई जो है समुद्र तट प्राप्त है। यह तट प्रायद्वीप से पूर्व पश्चिम की ओर है। ये दोनों तटीय प्रदेशों में बहुत सी भिन्नताएँ हैं। पश्चिम तट पर अरब सागर से सटा हुआ है। यह तट पथरीला है, तो पश्चिम घाट की अनेक पर्वत श्रृंखला तट की आई हुई हैं। चौड़ाई भी कम है। पश्चिमी तट अधिक गति में, इस तट की चौड़ाई कम है। पश्चिमी घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक छोटी नदियां तट पर मिलती हैं, इसलिए इन नदियों को मुहाने पर त्रिभुज प्रदेश नहीं बन पाता, क्योंकि मिट्टी जो होती है बच्चों वह क्या होती है, ये चारों एक ही तरफ से आता है पानी, तो क्या बहा के लेके जाता है। आगे दिया द्वीप समूह। भारत के मुख्य भूमि के तट के पास अनेक बड़े बड़े द्वीप हैं। इसका समावेश तटीय द्वीप समूह में किया जाता है। इसके अलावा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों में एक एक बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अधिकांश द्वीप एटाल है, यहाँ एटाल द्वीप पाए जाते हैं। ये आकार में छोटे और उनकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। आगे बच्चों चलिए हम देखते हैं ब्राज़ील के मानचित्र में नज़र डालते हैं। उसमें उच्च भूमि देखिए, ब्राज़ील विस्तृत पठार से व्याप्त है, यानी बड़े बड़े पठार पाए जाते हैं। इसका वर्णन ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि या ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र इन अलग अलग नामों से जाना जाता है।
ब्राज़ील में गुयाना उच्चभूमि को मिलाकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का गर्भ माना जाता है। गुयाना उच्चभूमि भाग वेनेजुएला में है। यह उच्चभूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली है। गुयाना उच्चभूमि उत्तर में रोराइमा, पारा एवं अपापा इन राज्यों में फैली हुई है। ब्राज़ील में इस उच्चभूमि का कम ऊंचा भाग आता है, लेकिन ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर पिको डी नेवलीना ब्राज़ील एवं वेनेजुएला की सीमा पर है और उसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। ब्राज़ील उच्चभूमि में दक्षिण व पूर्व की ओर से भाग की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, किंतु अन्य भागों में इसकी ऊंचाई 500 से लेकर के 1000 मीटर के बीच है। आगे बच्चों मैदानी प्रदेश देखते हैं। ब्राज़ील में मैदानी प्रदेश दो विभागों में दिखाई देते हैं। पहला है उत्तर की ओर का अमेजन का मैदान का भाग और दक्षिण पश्चिमी पैराग्वे मैदान के नदियों का भाग। अमेजन ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है। अमेजन के मैदान का सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। अमेजन घाटी ब्राज़ील के पश्चिम भाग में बहुत चौड़ी है और लगभग 1300 किलोमीटर की उच्चभूमि जहाँ पर बहुत पास आता है। वहाँ यह चौड़ाई 240 किलोमीटर इतनी कम हो जाती है। जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है, वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। यह मैदानी भाग पूर्णतः वनों से व्याप्त है, यानी भरा हुआ है। बार बार आने वाली बाढ़ और वनों के नीचे ज़मीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण यह मैदानी प्रदेश बहुत दुर्गम बन गया है। अमेजन की घाटी के वन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं, आपको याद रखना है। ब्राज़ील का दूसरा मैदानी भाग यानी ब्राज़ील का उच्चभूमि दक्षिणी पश्चिमी में पैराग्वे पराना नदियों का उद्गम स्थल। पैराग्वे के उद्गम क्षेत्र का ढलान दक्षिण की ओर है, जबकि पराना नदी का ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है। द्वीप समूह मुख्य भूमि से अलावा ब्राज़ील में कुछ द्वीप भी हैं। उसका वर्गीकरण तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जाता है। अधिकांश द्वीप निक्षेपण कार्य से बने हुए यानी मिट्टी के कटाव से। तो सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से बने हैं। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये चट्टानी स्वरूप के हैं। जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप है और इन्हें एटोल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसे आपको समझना है और करना है। ब्राज़ील के अपवाह तंत्र जैसे दिया है। 3 प्रमुख नदियों का मैदान है। अमेजन, दक्षिण पश्चिमी पैराग्वे, ब्राज़ील की उच्च भूमि साओ फ्रांसिस्को एवं तटीय प्रदेश। ये उनके क्या हैं? अमेजन नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल पे होता है। अमेजन के पानी के निर्माण की मात्रा बेहद है, करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों आपको इसको जो है इस अपवाह तंत्र को अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ ब्राज़ील की नदियाँ दी गई हैं। इन ब्राज़ील की नदियों को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, कहाँ से कहाँ तक है फैली हुई। पैराग्वे, अपवाह तंत्र, साओ फ्रांसिस्को, तटीय मैदानी प्रदेश की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली देखिए नदियाँ हैं। भारत के अपवाह तंत्र जो हैं, यहाँ पे 12 मासी नदियाँ हैं। नदियों की हिमानियों का प्रारंभ होता है, इसमें बाढ़ आती है। सिंधु की सहायता से नदियों एवं गंगा के सहायक में यह समावेश होता है। गंगा भारत का जो है अपवाह तंत्र है। प्रमुख नदियाँ और झील जो देखिए भारत का दिया गया है। इस चित्र को आपको पूर्णतः इस मानचित्र को देखना है और समझना है कि कहाँ से कहाँ किसका उद्गम स्थान है, तभी आपको समझ में आएगा। बच्चों ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।